हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने अभी जून में एग्जाम दिए हैं उनके रिजल्ट्स भी जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं, विच इज ऑन 25 ऑफ अगस्त। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का है ना, हमेशा एक कॉमन इशू रहता है कि मैम हमको आता सब कुछ है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत तगड़ी है, बट जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बड़े बड़े केस स्टडीज हमारे सामने आते हैं या इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है ना मैम, तो हमको लिखना नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू राइट। हमको समझ में सब आता है बट हमको एग्जामिनर को अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनको समझाना नहीं आता। आई नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की, और जो बच्चा अब ये वीडियो देख रहा है उसकी भी ये प्रॉब्लम है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जेन्यूनली बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बट उनको एग्जाम में इश्यूज आ रहा है ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स और हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स। बट नाउ आफ्टर कनेक्टिंग विथ सो मेनी स्टूडेंट्स, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि इसमें है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चे ऐसे हैं जो जेन्यूनली अपने जो उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो जेन्यूनली अपनी आंसर राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, और एक्चुअली में उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे प्रेजेंट करे और कहाँ से स्टार्ट करे, एंड करे, और कितना कंटेंट लिखे। और एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है ना कि जिनको सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करनी है। उनको अगर हम सोल्यूशन बता देंगे, आज भी मैं इस वीडियो में आपको इस चीज का सोल्यूशन बताऊंगी, बट आई नो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सोल्यूशन देखकर ही डर लग जाएगा। दे विल बी, मतलब क्या बता दिया मैम ने, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, हैवी हो रहा है, अभी एग्जाम हमारी दिसंबर में, मैम अभी आप इतनी स्ट्रेसफुल बातें मत करो। तो कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही करती रहनी है, और अभी नवंबर आ जाएगा तब भी उनकी यही कंप्लेन रहेगी, इवन आफ्टर दी अटेम्प्ट उनकी यही कंप्लेन रहेगी कि हमको आता सब था बट हम लिख नहीं पाए, बिकॉज हमें लिखना कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा था। सो द थिंग इज, ये जो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही कंप्लेन करते रहोगे और ऐसे ही जून दिसंबर की यात्रा आप तय करते रहोगे, और कभी आप इसको ना सुधार नहीं पाओगे, बिकॉज आपके अंदर एक मंशा ही नहीं है कोई चीज को सुधारने की। सिंपल, हमारा एक इंटेंशन होता है ना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, हम उसकी तरफ सोचते हैं। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो आप पहले ये सोचो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। एफर्ट्स आपकी 0 है, कंप्लेन आपकी 100% है। और अगर कोई आपको रियलिटी चेक दे रहा है, आपको रियलिटी बता रहा है, तो उससे आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो आप उसी इंसान को गलत समझने लग जाते हो। तो जो ये सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है उनसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ही एकदम सही है, तो उनसे तो बात करके कोई मतलब ही नहीं है। बट येस, ये जो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो जेन्यूनली अपनी आंसर राइटिंग को सुधारना चाहते हैं और एक्चुअली में उन्हें दिक्कत आ रही है और वो एक्चुअली एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें आपकी इस प्रॉब्लम का एकदम सटीक सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। एंड एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो अभी अगर मैं आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन कर दूं और मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूं कि आप ये रीड करिए, तो आप इजीली उसको रीड कर लेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज वो पैराग्राफ आपकी आंखों के सामने है, राइट? यही चीज जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब हमारे सामने कोई पैराग्राफ नहीं होता। अगर हम, आप खुद सोचो, अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कर दिया जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपके सामने उसका आंसर है, तो आप कितनी इजीली लिख दोगे ना, फटाफट लिख दोगे। तो बस आपको यही चीज अचीव करनी है। अब इसको बोलते हैं ना द मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। यस, आपको विजुअलाइज करना है व्हाट एवर यू आर रीडिंग, व्हाट एवर यू आर लर्निंग। और ये कैसे होगा? एक दिन पहले तो नहीं होगा, 1 डे बिफोर एग्जाम सर पीटने से कुछ नहीं होगा। कभी भी प्रिपरेशन डे 1 से की जाती है। जब आप सब्जेक्ट की मॉड्यूल फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ना, प्रिपरेशन तब से शुरू हो जाती है आपकी। 1 डे बिफोर एग्जाम नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कोई मिरेकल्स आपके साथ नहीं होने वाले हैं। आपके पास चाहे कितने भी बढ़िया नोट्स हो, कितने भी नोट्स आप टेलीग्राम से जुटा लो, कुछ भी कर लो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज टाइम इज एक्चुअली वेरी असेंशियल। और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे और अगर आप इस चीज में रहोगे कि मेरी एग्जाम तो दिसंबर में है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे ना, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। आई नो काफी लोगों को हार्श लग रहा होगा कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, डिमोटिवेट करने आए हो क्या? बट येस, मैं यहाँ पे आपको सिंपली बोल रही हूँ, मैं रियलिटी चेक देने
आई हूँ। तो अगर किसी बच्चे को बुरा लग रहा है तो यहाँ पे पॉज करके जा सकता है। नंबर 1, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बेटा मस्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फर्स्ट गो फॉर इट। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से बात नहीं बनती है। बिकॉज एग्जाम में आपको जो लैंग्वेज लिखनी है ना, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी लैंग्वेज में चीजें नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं कि मैम क्या हम फिर रट्टा मारे, क्या आप हमें रट्टा मारने के लिए सजेस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं आपको रट्टा मारने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। बट येस, स्टूडेंट्स को अगर हम ये बोल देना कि आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो फिर उनका जो ओन लैंग्वेज होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। तो ओन लैंग्वेज में आप डेफिनेटली आंसर्स लिख सकते हैं, बट नॉट द ओन लैंग्वेज विच यू कैरी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिटन लैंग्वेज एंड द स्पोकन लैंग्वेज। तो हम जैसे बात करते हैं हम वैसे लिखते नहीं है, राइट? तो इतना तो आप में कॉमन सेंस होगा। तो ओन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो लैंग्वेज में बोल रहे हो या जिस लैंग्वेज में प्रोफेसर्स आपको क्लास में समझा रहे हैं आप उसी को लिख कर आ जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू डू। आपको लॉ लैंग्वेज यूज करनी ही पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे को रट्टा मारने के लिए नहीं कह रही हूँ। इनफैक्ट मैं खुद बोलती हूँ कि रट्टा मारने से आप किसी लैंग्वेज को है ना समझ ही नहीं पाओगे और पकड़ नहीं पाओगे। रट्टा मारने से आप सिर्फ एक आंसर पकड़ सकते हो, एक आंसर याद कर सकते हो, बट लैंग्वेज क्रैक नहीं होगी। अभी आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कैसे आती है? क्या आपने इसका बैठकर आपने इसके आंसर्स रट्टा मारे? नहीं, आपने इसके बेसिक समझे बचपन में, राइट? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली जो लैंग्वेज आपको परेशान कर रही है यार, स्ट्रेस दे रही है, 2-3 चैप्टर में आपको स्ट्रेस आएगा। डे 1 से ही अपनी पढ़ाई इस तरीके से स्टार्ट करो कि पहले मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद ओपन द मॉड्यूल और द नोट्स, जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं, ऑथर की बुक जो भी आप रेफर कर रहे हैं, या अगर कोई बच्चा ऑथर की बुक रेफर नहीं कर रहा, डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ रहा है, तो डायरेक्ट मॉड्यूल, आप मॉड्यूल ओपन करो, अपने नोट्स ओपन करो और जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको रीड करो। यस, उसको रीड करो। और ऐसा नहीं कि मैं बाद में रीड कर लूंगी, अभी सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है, अभी मजा आ रहा है क्लास में। प्लीज ऐसा मत करो, बिकॉज अभी आप उससे दूर भागोगे, बट कितने टाइम तक भागोगे आप खुद पूछ लो, खुद अपने आप को। CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है विच इज ECIPL। उसका चैप्टर नंबर 10 इज बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अब ये जो चैप्टर है ये आपको कंसेप्चुअली तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आप अगर इसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लाइक मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले किसी भी चैप्टर का अपन स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि अपन को बेस मिल सके एक चैप्टर का। सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक कि आपने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं तो वो भी आपको एक बार नॉलेज होना चाहिए। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। देन डेफिनेशंस का मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपको मेरे नोट्स में हमेशा सेक्शन वाइज ही सब कुछ मिलेगा। लाइक अटैचमेंट है, बेनामी प्रॉपर्टी है, बिकॉज अगर आपके नोट्स में सेक्शंस होंगे, सारे डेफिनेशंस के आपको सेक्शंस यहाँ पे मिलेंगे। आपके नोट्स में अगर सेक्शंस इनकलकेट होंगे ना बेटा, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। अगर नोट्स में ही सेक्शन नहीं है तो एग्जाम में लिखने का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता। तो मेक श्योर करो कि आप सेक्शन वाइज अपने नोट्स बनाओ, और नोट्स एकदम आप ऐसे लिखे मत बनाओ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके नोट्स भी सेक्शन वाइज होने चाहिए। दीज आर सेक्शन 3, 4, 5, 6, ये सारे सेक्शंस। लाइक अभी यहाँ से आपका फुल प्रोसीजरल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। लाइक वी हैव सेक्शन 24 विच इज नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? सो सेक्शन 24 है, सबसे पहले तो हम सेक्शन नंबर ही याद रख लेंगे। उसके बाद सेक्शन का जो नाम है, जैसे कि नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, तो सेक्शन के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि सेक्शन के अंदर आपको लिखना कैसे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के लिए आपके जो नोट्स हैं वो भी एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। तो सेक्शन 24 डील्स विद नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नोटिस से, कि नोटिस किसको जाता है। सबसे पहले जाता है नोटिस बेनामीदार को, उसके बाद जाता है बेनिफिशियल ओनर को। अब इनको नोटिस जाएगा तो ये कुछ रिप्लाई करेंगे उस नोटिस का, तो रिप्लाई कितने टाइम में कर देंगे जी? 3 महीने में इनको रिप्लाई करना है, अगर नोटिस में कोई और टाइम मेंशन नहीं है तो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेटा जी, अटैचमेंट। तो ये नोटिस का पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हम लिखेंगे अटैचमेंट का पार्ट। अटैचमेंट कौन करता है यहाँ पे? अगेन इनिशिएटिंग ऑफिसर करेगा। किसके अप्रूवल से करेगा? अप्रूविंग अथॉरिटी। कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी अटैच होगी? फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अच्छा, अटैचमेंट के बाद क्या होगा जी? केस रेफर होता है टू द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। केस रेफर होगा टू द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कितने टाइम में रेफर होगा? 1 मंथ में। कौन रेफर करेगा? ऑब्वियसली इनिशिएटिंग ऑफिसर।
तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो हैं वो समझनी है। उसके लिए आपके अंदर है ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये कंसेप्ट होना चाहिए। मीन सेक्शन के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। ये नोटिस किसको गया? बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर। कितने टाइम में उन्होंने रिप्लाई किया? 3 महीने में। उसके बाद सेकंड वर्ड इज अटैचमेंट। अटैचमेंट कौन कर रहा है? आयु। किसके अप्रूवल से? अप्रूविंग अथॉरिटी। कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी अटैच हो रही है? 4 महीने के लिए। उसके बाद अटैचमेंट के बाद क्या हो रहा है? केस रेफर हो रहा है। किसको रेफर हो रहा है? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कितने टाइम में हो रहा है जी? 1 महीने में हो रहा है। सिंपल। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में याद रखेंगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा और चीजें समझ में भी आएंगी और लिखने में भी आसानी होगी। तो आप इस तरीके से हेडर्स बना लीजिए। तो आपका पहला हेडर हो गया नोटिस, किसको जाएगा? बेनामीदार को। सेकेंड आपका हेडर हो गया बेनिफिशियल ओनर वाला। उसके बाद थर्ड हेडर आपका हो गया प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये थर्ड हेडर हो गया। उसके बाद पासिंग ऑफ ऑर्डर, ये आपका हो गया फोर्थ हेडर। एंड फिफ्थ हेडर आपका हो जाएगा रेफरेंस टू द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अभी सेक्शन 24 का कंसेप्ट सबको आता होगा, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आई हूँ इन डेप्थ, बस मैं आपको बताने ये चीज आई हूँ कि आपको कंसेप्ट तो आता है बट आपको स्ट्राइक कैसे होगा कि इसमें आपको लिखना क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें कंसेप्ट आता है बट फिर भी हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो आप सेक्शन के नाम से ही अपना कंसेप्ट जो है उसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप लर्न करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी ब्लैंक नहीं होंगे कि आपको लिखना क्या है। प्लस आप जो भी अपने नोट्स बनाओ आप इन द फॉर्मेट ऑफ हेडर्स बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। सेम गोज विद सेक्शन 25 कि मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कैसे हम नोटिस देंगे? पोस्ट से देंगे, समन्स से देंगे, और किस किस को देंगे वो यहाँ पे इस टेबल में आपको मिल जाएगा। सो आप अपने नोट्स इसी फॉर्मेट में बनाइए। देन 26 में होता है एजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये कैसे होगा? तो इसमें भी हमने हेडर्स लिख दिए। सबसे पहले नोटिस जाता है तो दिस इज द फर्स्ट हेडर। उसके बाद अगर जॉइंट ओनर्स है तो सबको नोटिस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर करेगा एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि या तो बेनामी है या तो बेनामी नहीं, अगर है तो कन्फिस्केट हो जाएगी प्रॉपर्टी और नहीं है तो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको रिवीजन भी करा रही हूँ इस चीज़ का, बट ठीक है, हम यहाँ पे रिवाइज करने नहीं आए, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने आई हूँ यहाँ पर कि आप कैसे याद कर सकते हैं। फिर ऐड और रिमूव नेम, ये भी हमारा फोर्थ हेडर हो गया। एंड कब ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हम पास नहीं कर सकते, दिस इज नंबर 5th पे। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया सेक्शन 26 एजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, तो आपके अंदर हेडर्स होने चाहिए इन दी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट कि आपको कंसेप्ट शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से कंसेप्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो आप जब अपने नोट्स भी बनाओ ना तो इसी तरीके से बनाना, ठीक है, कि उसमें आप अपने सेक्शंस भी डाल रहे हो। फिर देखो यहाँ पे कन्फिस्केशन में भी हेडर्स है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी हो जाती है कन्फिस्केट। फिर एडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर आपने किसी इनोसेंट बायर ने लिया तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट नहीं होगी, सारे राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। और अगर ऐसा कोई आपने ट्रांसफर किया है विच इज डिफिटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट्स गोइंग टू बी नल एंड वॉइड। सिंपल। तो ये हेडर्स याद है तो अंदर का आप आराम से लिख देंगे। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेम, एडमिनिस्ट्रेटर लेता है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, 7 डेज का आपके पास टाइम है। अगर फिर भी नहीं किया तो विल टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। सो बस मेरा बताने का यही मतलब है कि आपको समझ में आए कि इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाना बेटा, जिसमें सेक्शन नंबर्स भी हो और जो कंसेप्ट है उसके हेड पॉइंट्स होने चाहिए। इट विल डेफिनेटली श्योरली हेल्प यू कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू एंड, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट while framing your answers, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ केबीसी क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ एक बार आपका चैप्टर पढ़ के हो जाए ना तो मेक श्योर करो कि आप सेक्शन लिस्ट भी बना लो। अभी सेक्शन लिस्ट आप है ना सबसे बेस्ट सोर्स है बैर एक्ट, वहीं से आपको बनाना है। तो लाइक मैंने यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 सबसे पहले अपने हेडिंग लिख दिया। उसके बाद चैप्टर 1 तो ठीक है बेसिक होता है। अभी आपको बैर एक्ट के सारे सेक्शंस ऑब्वियसली मॉड्यूल में नहीं रहेंगे, तो जितने आपके सिलेबस में आपको इंडेक्स में उतने ही लिखने हैं। तो आपको चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 लिख दिया। उसके अंदर आपको 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लिख दीजिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिमेंबर दी सेक्शंस एज वेल, ठीक है। तो नोट्स अगर आप अच्छी तरीके से बनाएंगे, लाइक अभी चैप्टर 3 आपको यहाँ पे नहीं है, उसके बाद चैप्टर 4 जो है ये आपको पूरा पार्ट है, पूरा बंच है इधर आपको, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं सेक्शंस वो है 30 है, 40 है। तो जो भी सेक्शंस आपको मॉड्यूल में दे रखे हैं बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स का है, फिर ऑफेंसेस वाले हैं, फिर मिसलेनियस में भी कुछ सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो देखो बैर एक्ट है, तो ये सारे सेक्शंस ऑब्वियसली आपको नहीं है,
बट जो सेक्शंस आपके सिलेबस में है, आपके मॉड्यूल में है, जो सेक्शंस आपने पढ़े हैं, तो आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर आप एक इंडेक्स बना लीजिए और उस इंडेक्स में आप चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 2 है यहाँ पे, फिर चैप्टर 3 है, तो चैप्टर वाइज आप सेक्शंस लिख दो लाइन वाइज. दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर दी सेक्शंस. सो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से नोट्स बना लिए जिसमें हमारे सेक्शंस भी है, लैंग्वेज भी है, और जो सेक्शंस है वो सारे हेडर वाइज दे रखे हैं, ऐसे लिखे नहीं दे रखे, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद आए और आपको समझ में आए कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन में जो पूछा है उसमें आपको लिखना क्या है. तो नोट्स आपको एकदम अच्छी तरीके से बनाने हैं. उसके बाद आप बना लीजिए एक इंडेक्स. इंडेक्स आप कहाँ से बनाएंगे? बैरेक्ट से. बैरेक्ट से आपको सारे सेक्शंस नहीं लिखने हैं, आपको जो सेक्शंस मॉड्यूल में है, जो सिलेबस में है, वो सेक्शंस आप लिख लो, ताकि आपके पास एक प्रॉपर सेक्शन लिस्ट रहेगा. सेक्शन लिस्ट आपने खुद ने बनाई होगी, खुद ने देखी होगी, तो आपको सेक्शन नंबर भी बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे. मार्क्स आपको लिखने से मिलेंगे बेटा, सिर्फ समझने से मार्क्स नहीं मिलेंगे. नंबर 1, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होने से चीज़ें नहीं बनती. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द कंसेप्ट, जो आपके अंदर कंसेप्ट है ना, वो बहुत स्कैटर्ड वे में है आपके ब्रेन में, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है. एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए. वो कैसे होगा? by reading the language, by reading the module or any of the author book जो आप रेफर करते हो. बट ये बच्चों को करना नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज रीड करने से उनको आता है स्ट्रेस. तो अगर आप वो बच्चे हो जो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना चाहता है और अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में एकदम रॉक करना चाहता है, परफेक्ट आंसर्स प्रेजेंट करना चाहता है ना, तो अभी से डे 1 से जब से वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है, तब से वो इसी फॉर्मेट में पढ़ाई करेगा. कि बेटा क्या होगा ना, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स क्लास में आएंगे, आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, आपको फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बना देंगे, उससे पढ़ा लेंगे. बट इससे है ना आपका काम खत्म नहीं हो जाता. बहुत कम ऐसे होंगे जो आपको लैंग्वेज रीडिंग भी कराएंगे और आपको सेक्शन वाइज भी लेकर जाएंगे. तो अगर आपके क्लास में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, मेक श्योर करो कि आप खुद से ये सब चीज़ों का एफर्ट डालो. क्लास में हो रहा है तो बेस्ट है, नहीं हो रहा है तो आपको खुद से एफर्ट डालना है. बिकॉज आगे जाके आप ही कंप्लेन करोगे कि मैम हमको कंसेप्ट समझ में आ गया क्लास में, बट हमको लिखना नहीं आया. लिखना कैसे आएगा? इफ यू विल रीड द लैंग्वेज फ्रॉम द डे 1. तो लैंग्वेज जितना हो सके पढ़ना स्टार्ट करो, रीड करना स्टार्ट करो, सेक्शन वाइज जाओ. दिस इज गोइंग टू श्योरली एनहांस योर आंसर्स एंड योर मार्क्स.